हेलो दोस्तों, मैं कुरैशी सर आपका इकोमेट्रिक्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारी तीसरी वीडियो है। हमारा आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र के कार्यक्षेत्र। दोस्तों, कभी आप थ्योरी की तैयारी कर रहे हो तो थ्योरी में आपको 8, 10, 12, 14, 16 या 20 मार्क के लिए किस क्वेश्चन आ सकता है। आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो या आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके मुताबिक आपको ये क्वेश्चन आएगा। आज ये क्वेश्चन में जो हम टॉपिक लेने वाले हैं अर्थशास्त्र के कार्यक्षेत्र, जैसे उसमें आपको समग्र कार्यक्षेत्र, अर्थशास्त्र कला ही के विज्ञान, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान, यह क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना पड़ेंगे जब भी आपका अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र खत्म होगा। दोस्तों देखिए, आपने कभी हमारी इकोमेट्रिक्स एकेडमी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिर्फ प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के वास्ते आपको कोई साइट ओपन नहीं करनी है। ये हमारा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर। आपको व्हाट्सअप नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप करना है, नाम और सिटी आपको आपका व्हाट्सअप करना है। और आपकी कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो, वो हमें बताइए। कभी हम वो सब्जेक्ट पे वीडियो नहीं बना सकते तो सामान्यतः आपको उस सब्जेक्ट के टेक्स्ट भी तो दे देंगे जिसके जिसके कारण आपका मतलब आपकी स्टडी में कोई रुकावट नहीं आएगी और आपको इकोमेट्रिक्स एकेडमी की तरफ से सेवा भी मिलती जाएगी। हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अर्थशास्त्र के कार्यक्षेत्र। अर्थशास्त्र के कार्यक्षेत्र में से हम उसके 6 कार्यक्षेत्र है। 6 में से एक कार्यक्षेत्र है उत्पादन। उत्पादन की समस्याओं का उत्पादन की समस्याओं का समाधान या उसका अध्ययन भी हमारे अर्थशास्त्र में किया जाता है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में कि उत्पादन की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन की समस्या अग्रलिखित है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ए और बी ये जो टॉपिक है, इसकी जैसे कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए, इसका उत्पादन किया जाना चाहिए। मार्केट बाजार में जितनी मांग होंगी उसके मांग पे आधारित दोस्तों ये दोनों प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किस वस्तु की बाजार में मांग है उस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए, तो बाजार में उस वस्तु की कितनी मांग है उसके अनुसार इसका उत्पादन किया जाएगा। सी देखिए, उत्पादन किस तकनीक से किया जाना चाहिए। उत्पादन किस तकनीक से किया जाना चाहिए। देखिए, अर्थव्यवस्था में उत्पादन की 2 तकनीक होती है दोस्तों, श्रम प्रधान तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक में हमें श्रम प्रधान तकनीक में जिस अर्थव्यवस्था में श्रमिक अधिक होते हैं, जैसे चाइना में श्रमिक अधिक है, इसीलिए वो श्रमों की अधिक मात्रा यूज़ करती है। श्रमों की अधिक मात्रा यूज़ करके वो अपनी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उसी तरह पूंजी प्रदान तकनीक, अमेरिका पूंजी प्रदान है, जहाँ श्रमिकों की मतलब श्रमिक कम भी रहे तो उनका उत्पादन हो सकता है, वो पूंजी का अधिक उपयोग करके उत्पादन करते हैं। ये तकनीकों के आधार पर इस प्रश्न का निवारण कर सकते हैं कि उत्पादन किस तकनीक से किया जाना चाहिए। और डी देखिए दोस्तों, उत्पादन का वितरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। उत्पादन का वितरण के लिए हमने वस्तु के 2 प्रकार प्रस्तुत किए हैं। प्रथम प्रकार है नाशवंत वस्तु। नाशवंत वस्तु ना 1 या 2 दिन में नष्ट हो जाती है दोस्तों, जैसे भाजीपाला या तो कोई भी ऐसी नाशवंत वस्तु जो 1-2 दिन में खराब हो जाएंगी। उन वस्तुओं के वास्ते हमने उन वस्तुओं की जो मांग रहती है अलौकिक होती है, इसके कारण उसको कम कीमत में बेच दिए तो चलेगा। इसीलिए नाशवंत वस्तुओं का उत्पादन का वितरण हमेशा पूर्ण उत्पादन वितरण होता है। पूर्ण वितरण मतलब एक ही दिन में समाप्त करने वाला वितरण। दूसरा, टिकाऊ वस्तु का वितरण 2 तरह से होता है, एक कम मात्रा में और दूसरी अधिक मात्रा में। देखिए, उत्पादक को कभी वस्तु की कीमत बढ़ानी हो और नफा प्राप्त करना है, वो तो उत्पादन का कम वितरण करेगा।
उत्पादन मार्केट में कम आने के कारण, वस्तु बाजार में कम आने के कारण वो वस्तु की वो कीमत बढ़ेगी और उत्पादक का नफा होगा। दूसरा, उत्पादक को कभी अपनी अधिक बिक्री करवानी है। अधिक बिक्री करवाने के लिए उत्पादक कीमत को कम करने की कोशिश करेगा। कीमत की कम कम कैसे होंगी कीमत उसकी? कभी वो अधिक मार्केट में अधिक वितरण करे अपनी वस्तु का, अधिक से अधिक बाजार में वस्तु मार्केट में दे तो उसकी कीमत कम होगी। कीमत कम करने से उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, मतलब उसकी बिक्री अधिक से अधिक हो सकेंगी। उसके बाद देखिए उत्पादन का, हम इसके साथ साथ उत्पादन के समस्याओं का, जो उत्पादन की ये समस्या है दोस्तों, इसे हम अर्थव्यवस्था के मूलभूत समस्या भी कहते हैं। जो आपको क्वेश्चन आएगा कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्या लिखे या आर्थिक मूलभूत समस्या लिखे, या तो उत्पादन की समस्याएं लिखे, तो आपको इतना पैटर्न कवर करना है दोस्तों। इतना पैटर्न आपको कवर करना है। ये आपको हो सके तो पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। हमने जल्दी ही आपको पूरा हमारे जो अर्थशास्त्र का जो सामान्य जानकारी है, जैसे ही ये कवर हो जाती है तो आपको इसकी पीडीएफ, एक मर्ज पीडीएफ सब मिल जाएंगी, इससे सारी वीडियो के एक सरीके। उत्पादन में उत्पादन के साधन भी आते हैं। उत्पादन के 4 साधन है, आपको ये भी याद रखना है। भूमि, श्रम, पूंजी, संयोजक। भूमि, श्रम, पूंजी, संयोजक, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। बहुत सारे पेपरों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो एमपीएससी, यूपीएससी या यूजीसी नेट दे रहे हैं, तो उत्पादन साधन पे क्वेश्चन आ चुके हैं। बेसिक है पर आपको ये याद रखना है। देखिए इसमें भूमि, श्रम, पूंजी और संयोजक। भूमि मतलब वो लैंड जिसपे आपका उद्योग टिका हुआ है। श्रम मतलब मजूर। और पूंजी पूंजी मतलब जो कच्चा माल है, जो मशीनें हैं, जो पैसा है, ये सब पूंजी में आता है। और संयोजक, या तो उसे हम मालिक भी बोल सकते हैं उद्योग का, या तो मैनेजर भी बोल सकते हैं। जो भी मैनेज करता है उसे संयोजक कहा जाता है। भूमि को लगान मिलता है या भाड़ा, मतलब जो भूमि का काम में लाई जाती है उसके बदले उसको लगान, जिसको हम भाड़ा भी कहते हैं, दिया जाता है। श्रम को मजदूरी दी जाती है, वेजेस दिए जाते हैं। पूंजी को ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है पूंजी को। जैसे हमने बैंक से पैसा उधार लिया तो बैंक को हमें ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना, उसका इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है। संयोजक को नफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है संयोजक को। आपको ये याद रखना है किसको क्या मिलता है। देखिए अब दूसरा है अर्थशास्त्र के कार्यक्षेत्र का टॉपिक, उपभोग की समस्या। देखिए उपभोग ये टॉपिक है आपके लिए। तो उपभोग की समस्या है। उपभोग में हम मुख्य देखेंगे। देखिए पहले लिखा हुआ पढ़ते हैं। उपभोक्ता की मुख्य समस्या होती है उपभोग। अर्थशास्त्र में उपभोग विषय अग्रलिखित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में उपभोग संबंधित मुद्दे हम बहुत देखेंगे, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ये दोनों में ही उपभोग घटक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपभोग नहीं होगा तो मार्केट नहीं चलेगा। तो अर्थशास्त्र में देखिए यहाँ हम इसमें घटक देखेंगे। ए उपभोक्ता का व्यवहार, बी उपभोक्ता का व्यवहार और बी वस्तु की मांग की प्रवृत्ति, उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य और उपभोक्ता की प्रवृत्ति। मतलब उपभोग में हम ये टॉपिकों को कवर करेंगे। उपभोक्ता का व्यवहार बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। ये टॉपिक हम जो आगे के वीडियोस लेंगे उसमें कवर करेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा टॉपिक है विनिमय। विनिमय की व्याख्या साधारण हमने तैयार की है, आपको देख लीजिए। विविध उपयोगी वस्तु जैसे मुद्रा के बदले में अन्य वस्तु के लेन देन को विनिमय कहा जाता है। जैसे हम मुद्रा देते हैं, पैसा देते हैं, पैसे के बदले कोई भी वस्तु खरीदी करते हैं, उस लेन देन को हम विनिमय कहते है। विनिमय के वैसे तो विनिमय के 2 ही प्रकार है दोस्तों, पर विनिमय के स्पेशली हम कभी प्रकार देखें तो विनिमय कभी हम सीखना चाहते हैं अर्थशास्त्र में तो हमें 4 प्रकार देखना पड़ेंगे। जैसे वस्तु रूपी प्रकार में विनिमय के 2 प्रकार होते हैं। मौद्रिक विनिमय मतलब पैसे से लो, पैसा दो और वस्तु लो। और वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु लो। जैसे जवार के बदले घऊ लो, घऊ के बदले जवार लो। इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है।
फिर स्थान के प्रकार। अब आंतरिक विनिमय मतलब हम जो देश में भारत में आंतरिक विनिमय कर रहे हैं, भारत अंदर ही विनिमय कर रहे हैं, तो उसे आंतरिक विनिमय कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय, जैसे भारत के बाहर हम विनिमय कर रहे हैं, जैसे भारत से चीन, चीन से भारत, या तो अमेरिका से चीन, अमेरिका से चीन, या चीन से अमेरिका, या भारत से अमेरिका, या अमेरिका भारत, इन लोगों के व्यवहार शुरू है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय हम विनिमय कहते हैं। और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, पर आपको याद रखना है। पर आप कभी थ्योरी के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो याद ही रखना है। देखिए, और हमारा चौथा टॉपिक है वितरण। वितरण के बारे में हमने देखा वाटअप, पर यहाँ वितरण का शब्द का उपयोग वस्तु के लिए नहीं है। यहाँ वितरण के शब्द का उपयोग है राष्ट्रीय आय के लिए। जो मौद्रिक राष्ट्रीय आय रहता है, जो पैसे के स्वरूप में मापन किया जाता है, उसके वाटअप के लिए है। यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। हर वर्ष में प्राप्त राष्ट्रीय उत्पन्न का वाटअप किया जाता है, उसे वितरण कहा जाता है। सिंपल भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों, आपको याद रह जाएगा। वितरण के दो प्रकार है दोस्तों। कभी हमारी सरकार, देखिए हम बोलते हैं कि सरकार सबको समान क्यों नहीं रखती है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो दिमाग में आता है, पर आपको सरकार के लिए एक बात बतलाना चाहते हैं। कभी सरकार किस तरह के भी काम करे तो एक तरफ खाई दूसरी तरफ कौवा जैसी कंडीशन होती है आर्थिक कामों में। जैसे सरकार कभी राष्ट्रीय आय का वितरण समान करती है, सभी लोगों को समानता देती है, आर्थिक सभी के पास समान पैसे होंगे, तो उसमें कंडीशन क्या होंगी कि लोगों के पास बचत करने की प्रवृत्ति नहीं रहेंगी, लोग बचत नहीं करेंगे। बचत नहीं करे तो जो निवेश, जो बचा, बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा, बैंकों के पास पैसा नहीं रहा तो निवेश भी नहीं रहेगा, और निवेश नहीं रहा तो शायद जो रनिंग में उद्योग है वो तो चलते रहेंगे, पर नए उद्योगों का अस्तित्व नहीं आएगा। इसीलिए समान वितरण भी हमारे समस्या का उपाय नहीं है। तो देखिए, यह है समान वितरण किया गया तो अर्थव्यवस्था में बचत की कमी होने से निवेश कम होगा, परिणामी नए उद्योगों के लिए यह अच्छा नहीं होगा। मतलब नए उद्योग अस्तित्व में आएंगे नहीं, पुराने उद्योग भी जैसे तैसे चलेंगे, बचत ही नहीं होगा, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ ही नहीं हो पाएंगी कभी समान किया तो। अब देखिए, कभी सरकार असमान वितरण करती है लोगों को, किसी को ज़्यादा पैसे का वाटअप होता है तो किसी को कम का, तो उससे आर्थिक विषमता आती है। पर अर्थव्यवस्था रनिंग में चलती रहती है। तो वितरण सरकार दो तरह से करती है, एक समान वितरण, दूसरा असमान वितरण। असमान वितरण से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? असमान वितरण से आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है। असमान वितरण से बचत की कमी या निवेश में कमी की समस्या उत्पन्न होती है। आपको यह याद रखना है। देखिए दोस्तों, अगला है राजस्व। पांचवा टॉपिक राजस्व। राजस्व मतलब जो सरकार काम करती है हमारे लिए, या सरकार के कार्य के किए जाते हैं आर्थिक कार्य, उसे राजस्व कहा जाता है। अब राजस्व के बारे में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। राजस्व के भीतर सरकारी आय, उत्पन्न और व्यय खर्च का अध्ययन किया जाता है। आय मतलब उत्पन्न, यह अर्थशास्त्र की भाषा भी याद रख लीजिए। उत्पन्न आपको पता है, उत्पन्न मतलब मौद्रिक उत्पन्न, पर मौद्रिक उत्पन्न को हम आय भी कहते हैं और खर्चे को वही भी कहते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा ध्यान में रखिए। राजस्व के भीतर सरकारी आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है। हम राजस्व में अग्रलिखित विषयों का अध्ययन करते हैं। तो सरकार का बजट जो होता है, सरकार जो तैयार करती है, उस बजट का अध्ययन भी हम अर्थशास्त्र में करते हैं। सरकारी आय मतलब सार्वजनिक आय, सार्वजनिक उत्पन्न का अध्ययन भी हम अर्थशास्त्र में करते हैं। फिर है सरकारी व्यय मतलब सार्वजनिक खर्चे का भी अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं।
उसके बाद करारोपण, जो कर के नियम है या कर किस तरह से लगाना चाहिए, किस पे कितना कर लगाना चाहिए, किस पे कितना नहीं लगाना चाहिए, या किसको कर मुक्त रखना चाहिए, ये सब अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। अगला छठा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, बचत और निवेश। बचत और निवेश यह नया टॉपिक अर्थशास्त्र के कार्य क्षेत्र में डाला गया है, इससे पूर्व ये टॉपिक नहीं था। सो देखिए बचत और निवेश के बारे में क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार में हम उपभोक्ता की आय का अध्ययन करते हैं। उपभोक्ता आय को दो भागों में बांटता है, y इक्वल टू सी प्लस एस। वाई इक्वल टू सी प्लस एस, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है आय के बंटवारे का। y मतलब आय, सी मतलब उपभोग के व्यय, उपभोग व्यय मतलब उपभोग का खर्च जो उपभोक्ता खर्च करता है, और एस मतलब बचत, मतलब जो आय है दो भागों में बांटी जाती है, उपभोक्ता जो व्यय करता है उसमें और उसके बचत में, ये दो भागों में बांटी जाती है। देखिए कभी उपभोग पर ध्यान दिया जाए तो वह आय पर निर्भर करता है। उपभोग मतलब आय पर निर्भर करती है। आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है। उपभोग के फलन को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, सी इक्वल टू एफ इन ब्रॉकेट वाई ब्रॉकेट कंप्लीट। तो देखिए जो यहाँ ये जो y ये दिख रहा है आपको, c इक्वल टू एफ इन ब्रॉकेट y ब्रॉकेट कंप्लीट। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ये उपभोग का फलन भी है, जो ये बतला रहा है कि उपभोग आय या उत्पन्न पर निर्भर करता है। उपभोग जितना अधिक रहेगा, मतलब आय जितनी अधिक रहेंगी उपभोग भी उतना ही अधिक होगा। आय जितनी कम रहेंगी उपभोग भी उतना ही कम होगा। तो देखिए बचत, अब बचत भी आय और उपभोग पर निर्भर करती है, मतलब बचत दोनों पर निर्भर करती है, आय और उपभोग पर। उपभोग और बचत का संबंध व्यस्त है, उपभोग और बचत का संबंध व्यस्त है। उपभोग बढ़ता है तो बचत कम होती है, उपभोग कम होता है तो बचत बढ़ती है। देखिए आय स्थिर है, कभी हम मान ले तो हमारा कभी उपभोग मतलब आय स्थिर है, आय हमारी 50 रुपये रोज की है समझ लीजिए, उपभोग व्यय हमारा 25 रुपये है, तो बचत हमारी 25 होगी। पर समझ लीजिए हमने आय उपभोग बढ़ा दिया, आय स्थिर है 50 रुपये ही है, पर हमने उपभोग बढ़ा दिया 30 रुपये कर दिया, तो बचत कम होके 20 हो जाएंगी। मतलब ये उपभोग बढ़ गया, आय कम हो गई, इसीलिए उपभोग का और बचत का संबंध व्यस्त है, आपको ये भी याद रखना है। उसी के साथ उपभोग स्थिर मान लिया जाए तो आय और बचत का संबंध सम है। कभी हम उपभोग स्थिर मान लेते हैं, आय और बचत का संबंध सम है। जैसे उपभोग हमारी आय 50 रुपये है, तो उपभोग 25 रुपये, बचत 25 रुपये, आय बढ़ गई 60 रुपये हो गई, तो उपभोग स्थिर 25 रुपये ही मान लिया हमने, तो हमारी जो बचत है वो 35 रुपये होंगी, मतलब हमारी बचत बढ़ जाएंगी। इसीलिए इसे हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। देखिए जो फंक्शन मतलब जो ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, फलन, या इसको फंक्शन ही कह सकता हूँ मैं। फलन दिया हुआ, आपको फलन ही याद रखना है, जो बचत और उपभोग प्रवृत्ति और आय प्रवृत्ति उपभोग और आय का संबंध बतलाता है। एस इक्वल टू एफ सी वाई ब्रॉकेट कंप्लीट। आपको ये फंक्शन याद रखने हैं, ये फंक्शन आपको, यहाँ हमने जितने भी फंक्शन लिए हैं वो सारे फंक्शन आपको याद रखने हैं। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आया, बचत निवेश के बारे में स्पष्ट कीजिए, बचत और आय का संबंध नहीं, बचत और आय का संबंध स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्ण बचत
पूर्ण बचत को कभी निवेश किया जाता है, मतलब जो भी बचत होती है उसको हम निवेश करते हैं। जैसे कि बचत हमारी 5 रुपये हुई तो समझ लेना उधर हम पूरा का पूरा वो निवेश बिजनेस में करेंगे या कहीं ना कहीं रखेंगे। मैं आपको बतला देता हूँ, जैसे बैंक में हम 5 रुपये रख रहे हैं तो हम उसकी अपेक्षा करते हैं, वो निवेश है एक तरह का हमारा। बैंक में जो अपेक्षा ये रहती है उस पर ब्याज मिलेगा, तो हमें उस पर ब्याज मिलता है, अर्थात हम वो निवेश कर रहे हैं। तो 5 के 5 रुपये बचत होती है और बैंक को किन को देंगी, एक उद्योगपतियों को निवेश करने के वास्ते देंगी। तो इसीलिए कहा गया है पूर्ण बचत को निवेश किया जाता है। जो भी हमारी बचत होती है पूरी ही बचत को निवेश किया जाता है। तो इसीलिए हम इसे ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि एस इक्वल टू आई। एस मतलब आई मतलब निवेश, इन्वेस्टमेंट। एस इक्वल टू आई, आपको ये याद रखना है, एस इक्वल टू आई जो बचत और निवेश की समानता बतलाता है। और फिर बचत और निवेश के सिद्धांतों में हम अग्रलिखित मुद्दे सीखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा सीख लिया बचत और निवेश में, सो हम आगे और इसमें क्या सीखने का है। तो बचत और निवेश ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम एक दिन में नहीं ले सकते हैं इसे। कम से कम हमें 10 से 12 वीडियोस निकालना पड़ेंगी। सो ये हम आगे चल के सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म नहीं समग्र अर्थशास्त्र में हम देखेंगे, जिसे स्थूल अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। अभी तो बहुत दूर है पर फिर भी हम वो टॉपिक लेंगे। तो देखिए हम इसमें कौन कौन से टॉपिक लेते हैं। बचत और निवेश का संबंध, ब्याज के सिद्धांत, बचत और निवेश का अर्थशास्त्र पर प्रभाव, और गुणक तोरक। गुणक तोरक है केन्स की संकल्पना है दोस्तों। केन्स जो अर्थतज्ञ थे जिन्होंने जो जनरल थ्योरी ऑफ द जनरल थ्योरी ये ग्रंथ लिखा, तो उस ग्रंथ में इन्होंने गुणक और तोरक की संकल्पना प्रस्तुत की थी। गुणक और तोरक की पुरानी संकल्पना है पर इन्होंने सविस्तारित प्रस्तुत की है। उसके बाद अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हर वीडियो में हम प्रश्न ले रहे थे, इस वीडियो में अभी तक इतना हो चुका, हमने प्रश्न क्यों नहीं लिया। पर हमने सोचा था जो समग्र अर्थ मतलब जो अभी टॉपिक लिए हमने समग्र दृष्टिकोण पूरा कंप्लीट करने के बाद लेते हैं। तो दृष्टिकोण कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने क्या क्या देखा उस सब पे हम ये प्रश्न लेंगे। देखिए पहला प्रश्न, उपरोक्त में से उत्पादन की समस्या है। उपरोक्त में से उत्पादन की समस्या है। देखिए पहली, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए, हाँ ये भी समस्या है। दूसरा, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए, ये भी समस्या है। किस तकनीक से उत्पादन किया जाना चाहिए, ये भी तो समस्या है। उपरोक्त में सभी, तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त में सभी, क्योंकि तीनों ही समस्या उत्पादन की समस्या है। फिर दूसरा प्रश्न है, नाशवंत वस्तु के उत्पादन का वितरण किस प्रकार किया जाता है। तो नाशवंत वस्तु के उत्पादन का वितरण हम पूर्ण उत्पादन का वितरण करते हैं, पूरी तरह से वितरण कर लेते हैं उसका, क्योंकि वो तो कल तो नाशवंत होने वाली है, इसीलिए उसका पूरी तरह से हम वितरण कर देते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा, टिकाऊ वस्तु के उत्पादन का वितरण किस प्रकार किया जाता है। टिकाऊ वस्तु का उत्पादन का वितरण अधिक मात्रा में, कम मात्रा में, या पूर्ण उत्पादन। तो देखिए अधिक मात्रा, कम मात्रा, यह सही है, तो इसका पूरी तरह से वितरण मतलब डी, ए और बी इसका सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, उत्पादक वस्तु की कीमत बढ़ने के लिए उत्पादन का वितरण किस प्रमाण में करेंगे। उत्पादक वस्तु की कीमत बढ़ाने के लिए उत्पादन का वितरण किस प्रमाण पे करेंगे। वो कीमत बढ़ाना है तो मार्केट में कभी वस्तु की कमी कर देंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो कम मात्रा में करेगा वितरण। प्रश्न नंबर 5, उत्पादक वस्तु की बिक्री मांग बढ़ाने के लिए उत्पादन का वितरण किस प्रकार करेगा। मांग बढ़ानी है तो उसकी कीमत कम करनी, कीमत कम करनी है तो उसका वितरण उसे बढ़ाने के लिए उत्पादक वितरण किस प्रकार करेगा। अधिक मात्रा में, वो उसकी कीमत कम करने के लिए उसका वितरण वो अधिक मात्रा में करेगा। तो देखिए छठा क्वेश्चन, उत्पादन का वितरण कम मात्रा में किया गया तो वस्तु की कीमत पर क्या असर होगा या क्या परिणाम होगा। कभी
उत्पादन का वितरण कम मात्रा में किया गया तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, हमने देखा है। उत्पादन का वितरण अधिक मात्रा में किया गया तो वस्तु की मांग बिक्री पर क्या प्रभाव होगा? तो बिक्री उसकी, कभी उसका वितरण अधिक मात्रा में किया या मार्केट में अधिक मांग आई तो उसकी कीमत कम होगी और बिक्री बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 8, उत्पादन का वितरण अधिक मात्रा में किया गया तो वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव होगा? वितरण अधिक मात्रा में किया गया है तो मैंने कहा वितरण अधिक मात्रा में किया गया तो स्टॉक बढ़ जाएगा, कीमत कम हो जाएगी, कीमत कम होने से उसकी कीमत कम हो जाएगी। ओके। प्रश्न नंबर 9, सही विकल्प चुने। यहाँ दिया हुआ है नाशवंत वस्तु, दूसरा है मांग में वृद्धि, तीसरा है कीमत में वृद्धि। अब यहाँ देखिए यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी, तो ऑप्शन दिए हुए ए बी सी। पहला है ए है नाशवंत वस्तु, कभी नाशवंत वस्तु, और यहाँ दिया हुआ है अधिक उत्पादन की मात्रा। पूर्ण, देखिए जो तीसरा है इसका नाशवंत वस्तु का पूर्ण उत्पादन का वाटप, मतलब पूरा ही वाटप कर देते हैं। तो 3 नंबर का यहाँ दिया हुआ है, ये दो जगह पे है, सी और डी पे। ए पर 3 है। दूसरा है मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि करने के वास्ते हम क्या करेंगे? अधिक उत्पादन की मात्रा का वाटप करेंगे। तो एक यहाँ सी पे देखिए, बी पे एक है। तो देखिए अब एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। नाशवंत वस्तु पूर्ण वाटप की जाती है। मांग में वृद्धि करने के वास्ते अधिक उत्पादन की मात्रा का वाटप किया जाता है, और कीमत में वृद्धि करने के वास्ते कम के उत्पादन का वाटप किया जाता है। सो आपको इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न नंबर 10, अग्रलिखित में से उत्पादन साधन है। तो उत्पादन साधन आपको पता है दोस्तों, मैंने दिया है, आपको याद करना है। पूंजी, श्रम, संयोजक और एक और है भूमि। तो ये उपरोक्त में से सभी। अग्रलिखित में से उत्पादन साधन नहीं है। पूंजी है, श्रम है, संयोजक है। बंगलो आप भूमि नहीं ले सकते, बंगलों में हम रहते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं। सो बंगलो इसका राइट आंसर होगा कि उत्पादन का साधन नहीं है। और देखिए वितरण का अभिप्राय है, वितरण का अभिप्राय राष्ट्रीय आय के वाटप से है। वितरण का अभिप्राय राष्ट्रीय आय के वाटप से है, आपको याद रखना है। यहाँ आय लिखना रह चुका है, पर फिर भी आप लोग ध्यान में रखिए, राष्ट्रीय आय का वाटप, वितरण का अभिप्राय उससे है। राष्ट्रीय आय के समान वितरण से क्या समस्या, राष्ट्रीय आय के समान वितरण से समस्या उत्पन्न होती है। मतलब उससे समस्या कौन सी उत्पन्न होती है? बचत और निवेश में कमी आ जाती है। कभी वो समान वितरण करते हैं तो बचत और निवेश में कमी आ जाती है। दूसरा है राष्ट्रीय आय के असमान वितरण से समस्या उत्पन्न होती है। मतलब कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका अर्थ है आर्थिक विषमता की समस्या उत्पन्न होती है। सो हमने समस्या ली है राष्ट्रीय आय के वितरण की या वाटप की। वैसे आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, पर फिर भी वीडियो जितनी कम मिनट की बने उतना बेहतर रहता है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आय बचत और उपभोग संबंध, मतलब आय बचत उपभोग का संबंध का सूत्र है। आपको कभी संबंध आया y इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इक्वल टू सी प्लस एक एस, आपको यह याद रखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, बचत निवेश संबंध को आपको याद रखना है, एस इक्वल टू आई। यह हमारे क्वेश्चन 16 हो चुके हैं। हमने कुछ 26 क्वेश्चन लिए दोस्तों, तो 26 क्वेश्चन कवर करेंगे हम, पर एक एक टॉपिक कवर करते हैं पहले। देखिए अगला टॉपिक हमारा अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा इसमें कंफ्यूज होते हैं, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान भी।
सो अर्थशास्त्र कला और विज्ञान कैसे है? अर्थशास्त्र एक कला है। अर्थशास्त्र एक कला होने के कारण है, देखिए एक कारण है, अर्थशास्त्र में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। जो कला होती है ना, जैसे कि आप कथक ले लीजिए, कथक में क्रमबद्ध एक नियम वाली रहती है, उसके अनुसार डांस करना पड़ता है, तो उसे हम कथक भी एक कला है जो डांस है, तो उसमें क्रमबद्ध रहना पड़ता है। उसी तरह अर्थशास्त्र में जब हम अध्ययन करते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से हमें अध्ययन करता है या रिसर्च करते हैं, तो क्रमबद्ध कालक्रम के अनुसार हमें अध्ययन करना पड़ता है, इसीलिए अर्थशास्त्र एक कला है। उसके बाद कौशल्य पर अर्थशास्त्र का अध्ययन आधारित है। जैसे कौशल्य, हर कोई अर्थशास्त्र का अध्ययन आसानी से नहीं कर सकता है, तो इसी तरह उसमें एक कौशल्य होना चाहिए जिससे वो अर्थशास्त्र का अध्ययन कर सके। और कला एक कौशल्य पर आधारित होती है। कला जैसे कि कोई गा सकता है इंसान, जैसे कोई गायक गा सकता है, तो उसमें कौशल्य है, इसीलिए वो गा सकता है, वो गाने का एक कौशल्य है उसका, तो कौशल्य पर अर्थशास्त्र आधारित है, इसीलिए अर्थशास्त्र कला है। कला की तरह अर्थशास्त्र का विकास होता है। जैसे कि जैसे एक कला का मैं बतला सकता हूँ आपको, जैसे गायन कला। गायन कला में परंपरा, जैसे सबसे प्राचीन समझा जाए तो उसमें जाति गायन होता था। जाति गायन के बाद राग गायन आया, राग गायन के बाद फिल्मी संगीत आया। ऐसा करते करते वो कला इतनी फेमस होके गए, लोगों को सामान्य होने लगी। तो इसी तरह हर कला का विकास होता है। उसी तरह अर्थशास्त्र में जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे, प्राचीन अर्थशास्त्री के बाद परंपरावादी अर्थशास्त्री है, परंपरावादी के साथ नव परंपरावादी अर्थशास्त्री है, नव परंपरावादी अर्थशास्त्री के साथ केन्स आए, केन्स के बाद आधुनिक अर्थशास्त्री आए। इसी तरह ये परंपरा, अर्थशास्त्र की परंपरा आगे चलती गई, अर्थशास्त्र का भी विकास होता गया। अब उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र, अब ये 3 टॉपिक को आपको याद रखना है। पण कला के वास्ते आपको एक चीज़ बतलाना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो, केन्स, फिर उसके बाद टोबिनकिन, पेटिनस्किंग और अमर्त्य सेन, प्रोफेसर मेहता, या हमारी अभी के अर्थमंत्री, वो भी एक अर्थशास्त्री है, कुछ सीतारमन, मैडम सीतारमन। आप देखिए जो ये लोग हैं, तो ये कलाकार नहीं तो क्या है, ये अपनी कला से अर्थव्यवस्था को सुंदर बनाते हैं। सो एक तरह की कला ही है दोस्तों अर्थशास्त्र, जो कलाकारों को निखारती है, जो अर्थव्यवस्था को सुंदर बनाते हैं। माना है कि वो एक सुंदरता नहीं दिखाई देती है, पर वो सुंदरता कहाँ दिखाई देती है, जैसे कि मैं आपको एक बतला, वो सुंदरता दिखाई देती है कि हमारे व्यवहार में सरलता आती है, हमारे व्यवहार में सरलता आती है, हम आर्थिक जीवन अच्छी तरह से जी लेते हैं। इसीलिए हम अर्थशास्त्र को कला बोल सकते हैं, क्योंकि वो इन तरह के कलाकारों को निखारती है और आने वाले कलाकार भी बढ़ते रहेंगे। देखिए अब अगला टॉपिक है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, तो इसका ये पहला टॉपिक है। अर्थशास्त्र विज्ञान साबित होने के कारण, क्योंकि देखिए विज्ञान है, विज्ञान में हमें क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ता है। तो विज्ञान में कभी हमें इसे विज्ञान साबित करना है तो ये कड़ी साबित होना ज़रूरी है। उसके बाद अर्थशास्त्र में तथ्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो अर्थशास्त्र में तथ्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, मतलब कोई तथ्य रहा पास में, फॉर एग्जाम्पल किसी वस्तु की कीमत कम होने से, ये तथ्य है कि किसी वस्तु की कीमत कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। तो इस तथ्य के आधार पर मार्शल ने निष्कर्ष निकाला, क्यों कम हुई वगैरह वगैरह। तो इस निष्कर्ष की तथ्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, इसीलिए अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो ये 2 टॉपिक आपको याद रखने हैं। और देखिए एक और मत है, अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है। बहुत सारे अर्थशास्त्री कहते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान है ही नहीं, ये विज्ञान ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थशास्त्र सार्वभौम नहीं है। अर्थशास्त्र के जो नियम है वो एक सीमा तक, एक कालक्रम तक लागू होते हैं। कालक्रम खत्म होने के बाद बहुत सारे कालक्रमों में ये लागू नहीं होते हैं, इसीलिए अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है, इनका मत है। पर हम कभी आपको क्वेश्चन आया 5 मार्क का या 4 या 2 मार्क का, जो भी क्वेश्चन आया, अर्थशास्त्र का स्वभाव लिखिए या अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान सिद्ध कीजिए, तो आपको ये टॉपिक लिखने हैं और इस टॉपिक के एक्सप्लेन आप कर सकते हो।
क्योंकि ये जो भी इतनी बड़ी बड़ी वीडियो देखता है 1-1 घंटे के आसपास की, या जो भी यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, हमारी अपेक्षा है कि आप लोग ऐसी स्टडी करते होंगे जो आपको स्टडी करते होंगे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद क्लास की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, पर किताबें ज़रूर पढ़ते होंगे आप लोग। तो आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हो ये सभी टॉपिक्स का। अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, अर्थशास्त्र कला है क्योंकि। अर्थशास्त्र कला है क्योंकि कभी इसमें दिया गया तो आपको इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, आपको सही ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 18, अर्थशास्त्र विज्ञान है क्योंकि। इन दोनों में से आपको कोई भी टॉपिक आ सकता है, ऑप्शन आ सकता है, आपको सही ऑप्शन पे क्लिक करना है। अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है तो आपको इतना याद रखना है क्योंकि अर्थशास्त्र सार्वभौम नहीं है। ये तीन ही ऑब्जेक्टिव आपको आ सकते हैं और क्वेश्चन एक आ सकता है। अब आगे देखिए, वास्तविक विज्ञान आदर्श विज्ञान, आपको क्वेश्चन आ सकता है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान, स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं वास्तविक विज्ञान क्या होता है। वास्तविक विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो कारण तथा परिमाण में संबंध प्रस्तापित करते हैं। कारण या परिणाम, जैसे कि एक एग्जांपल बतला सकते हैं कि अभी आपको बतलाते हैं जो कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, तो ये महामारी का कारण को क्या है और कौन है। ये जैसे उसका बहुत सारे लोग बोल रहे हैं चीन है, कुछ बोलते हैं चीन रिसर्च करता है। उसके बाद कोविड-19 ये बीमारी है और उसका कारण मैं कहूँ तो सिर्फ कोरोना ये वायरस है, और उसका परिणाम, महामारी का परिणाम हमेशा विनाशकारक ही होता है। तो उसका परिणाम, इन दोनों का संबंध हमें प्रस्तापित करना मतलब वास्तविक विज्ञान है। आगे पढ़ते हैं। यह क्या है इसका उत्तर खोजता है, मतलब कौन सी चीज़ क्या है इसका उत्तर खोजता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने कोई डॉग रख दिया सामने, डॉग नहीं नया प्राणी रख लिया, तो प्राणी की टांग वगैरह हर एक चीज़ देखकर ये क्या है इसका रिसर्च किया जाएगा, कौन सी जाति का है इसका रिसर्च किया जाएगा। आगे देखिए, क्लासिकल अर्थशास्त्री रिकार्डो सीनियर जेबिसे के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। क्लासिकल अर्थशास्त्री याद रखिए रिकार्डो सीनियर जेबिसे, ये तीन नाम याद रखना है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। अग्रलिखित में वास्तविक विज्ञान अर्थशास्त्र को किसने कहा, तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं, रिकार्डो सीनियर जेबिसे, तीनों नाम याद रखने हैं आपको। इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा है। अब वास्तविक विज्ञान क्यों कहा है, क्योंकि अर्थशास्त्र में ऐसे किया जाता है कि कोई भी संपत्ति आती है उस संपत्ति का अध्ययन किया जाता है, कहाँ से आई, वो क्या है संपत्ति, इसका अध्ययन किया जाता है, या आर्थिक व्यवहार में आ सकती है क्या। उसके बाद आदर्श विज्ञान। आदर्श विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो सत्य की खोज करती है। आदर्श से आपको समझ में आया होगा, सत्य शब्द तो यूज होंगे ही। तो आदर्श विज्ञान वो शाखा है जो सत्य की खोज करता है। उसके बाद आदर्श विज्ञान में क्या होना चाहिए यह ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे समाज में बुरी जैसे कुछ शराब पीते हैं, जैसे कुछ वस्तुएं बेचने की आती, तो आदर्श विज्ञान में क्या खोज किया जाएगा, जैसे कि वास्तविक विज्ञान में खोज किया जाएगा शराब को देखकर अरे ये क्या है, तो आदर्श विज्ञान इसे देखेगा। कभी पता है कि शराब है, आदर्श विज्ञान अरे कौन सी चीज़ें अच्छी है, तो अच्छी चीज़ों को काटेगा, शराब जैसी चीज़ों को इग्नोर करेगा। मतलब क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए वो ले लेगा, जो नहीं होना चाहिए वो वापस भेज देगा। उसे आदर्श विज्ञान में हम ये सब सीखते हैं दोस्तों। अब आगे देखिए, यह अध्ययन किया जाता है हैब्सन, हार्ट्रे और कॉथर ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान कहा है। हैब्सन, हार्ट्रे और कॉथर्स ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान कहा है। तो ये अर्थशास्त्र का नाम याद रखना है आपको, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है किन शास्त्री ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान कहा है। तो हैब्सन, हार्ट्रे और कॉथर्स ने कहा, ये आपको याद रखना है। नाम थोड़े टिपिकल है
पन ये टिपिकल्स थोड़े है, पन आपको याद रखना है। देखिए HHK करके आपको याद रखना है, HHK, हैप्सन, हैट्रे और कॉथर्स। उसके बाद नव परंपरावादी अर्थशास्त्री मार्शल और फिगो, ये नाम तो फेमस है, मार्शल और फिगो ने अर्थशास्त्र को वास्तविक और आदर्श अर्थशास्त्र का है। मतलब इन्होंने दोनों ही माना है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। पिगो और मार्शल ये नव परंपरावादी है और कल्याणकारी अर्थशास्त्री के रूप में भी इनको देखा जा चुका है। अब देखिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, वास्तविक अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, जो हमारा वास्तविक अर्थशास्त्र है उसमें अध्ययन किया जाता है, क्या है इस शब्द का। उसके बाद क्या है इस प्रश्न का उत्तर, क्या है इस प्रश्न का उत्तर वास्तविक अर्थशास्त्र में किया जाता है। उल्टा सीधा कैसा भी करके आपको आ सकता है, आपको प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22, आदर्श अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, आदर्श अर्थशास्त्र, तो इसमें अध्ययन किया जाता है क्यों होना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर का क्यों होना चाहिए। प्रश्न नंबर 22, क्यों होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर का अध्ययन मतलब किस अर्थशास्त्र में किस विज्ञान में किया जाता है, क्यों होना चाहिए। तो आपको आदर्श विज्ञान याद रखना है। आदर्श विज्ञान, आदर्श अर्थशास्त्र, कोई भी शब्द आए आपको याद रखना चाहिए ये शब्द। देखिए 23, अर्थशास्त्र में वास्तविक विज्ञान, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा है। वास्तविक विज्ञान किसने कहा, तो देखिए जेबिसे ने कहा है, रिकार्डो ने कहा है, सीनियर ने कहा है, तो उपरोक्त में से सभी आपको याद रखना है। जेबिसे, रिकार्डो और सीनियर, ये तीनों ने अर्थशास्त्र का विज्ञान कहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त में सभी। 24वां क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान कहा है, किसने आदर्श विज्ञान कहा, तो आपको HHK याद रखना है, हैड्रे, हैप्सन, कॉथर्स, तो हैड्रे ने कहा है, कॉथर्स ने कहा है, हैप्सन ने कहा है, उपरोक्त में सभी। अब प्रश्न नंबर 25, अर्थशास्त्र को वास्तविक और आदर्श विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र को किसने वास्तविक और आदर्श दोनों ही विज्ञान कहा है, तो मार्शल और पिगू ने कहा है। मार्शल और पिगू इन दोनों ने कहा है। रिकार्डो ने तो सिर्फ इसे वास्तविक विज्ञान कहा है, सो रिकार्डो नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। सो दोस्तों यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ मैं फिर आपसे कहूँगा कि हमारी एकेडमी में रजिस्ट्रेशन फ्री में कीजिए, फ्री में है। ऐसा ये जो नंबर है SR कुरैशी सर, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए आपका नाम और आपकी सिटी। क्या हमें सिटी इसलिए मांग रहे हैं दोस्तों कि हमें पता चल सके हमारी वीडियोस किस किस सिटी में देखी जाती है और हमारे भारत के कौन कौन से क्षेत्र में हमारी वीडियोस देखी जाती है, इसीलिए सिर्फ मांग रहे हैं आपसे नंबर। सो बाय फ्रेंड्स, अगली वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे।